हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुटेरिया चैनल पे। सितंबर माह के इस करंट अफेयर्स पीडीएफ सीरीज़ में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। यह हमारा सितंबर माह का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने राष्ट्रीय घटना चक्र को देखा था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो चलिए आइए इसके दूसरे पार्ट में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, खेल, रक्षा विज्ञान आदि को। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र में सूचकांक को देखते हैं। सूचकांक में पहला सूचकांक है मानव पूंजी सूचकांक 2020। मानव पूंजी सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो 2020 के इस सूचकांक में नॉर्वे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष भी नॉर्वे प्रथम स्थान पर था। तो वहीं भारत का स्थान 115 से 116 हो गया है। एक अर्थात एक अंकों की गिरावट हो गई है। तो भारत का स्थान 116वां रहा, नॉर्वे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और मानव पूंजी सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इन तीन बिंदुओं पर आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा यह जारी किया जाता है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में जहां स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर रहा, वहीं भारत को 48 स्थान प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष देखा जाए तो 2019 में भारत को 52वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे भारत को 4 अंक भारत के सुधरे हैं और भारत का स्थान इस वर्ष 48 रहा, जबकि स्विट्ज़रलैंड पिछले वर्ष की भांति प्रथम स्थान पर बना हुआ है। तो आप याद रखिएगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 किस देश में नवाचार अर्थात इनोवेशन कितना अच्छा हो रहा है उसको लेकर के यह सूचकांक जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला सूचकांक है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, वहीं भारत को 105वां स्थान प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष देखा जाए तो भारत का स्थान 79 था। तो कोरोना काल के दौरान जो अर्थव्यवस्था भारत की बिगड़ी, उसके कारण भारत की जो रैंकिंग में गिरावट आई और वह 79 से 105 हो गई है। तो आप याद रखिएगा, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, वहीं भारत को 105वां स्थान प्राप्त हुआ। चलिए अगले सूचकांक की तरफ बढ़ते हैं। अगला सूचकांक है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। आईएमडी और सिंगापुर यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से इसे जारी किया गया। नाम है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। इसमें सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, वहीं फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी को सेकेंड स्थान प्राप्त हुआ। भारत के शहरों की बात करें तो नई दिल्ली को सबसे शीर्ष स्थान 68वां प्राप्त हुआ, बेंगलोर को 79, हैदराबाद को 85 और मुंबई को 78। तो आप बेसिकली नई दिल्ली को याद रखिएगा, क्योंकि भारत के जो शहरों में नई दिल्ली को सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और विश्व में सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अगले सूचकांक की तरफ बढ़ते हैं। अगला सूचकांक है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान द्वारा इसे जारी किया गया। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 के इस सूचकांक में प्रथम स्थान वनुआटू को प्राप्त हुआ, वहीं भारत का स्थान 89 रहा। कुल देशों की बात करें तो 181 देश थे। तो याद रखिएगा, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा स्वास्थ्य संस्थान द्वारा जारी किया गया। इसमें प्रथम स्थान वनुआटू को और भारत का स्थान जहां 89 रहा। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने खनिज संसाधन और भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए फिनलैंड के साथ समझौता किया है। तो आप याद रखिए कि भारत सरकार ने खनिज संसाधन और भूविज्ञान, इन दो टर्म को याद रखिएगा। खनिज संसाधन और भूविज्ञान के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो वह फिनलैंड है। इसी फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी थी, जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था। यह समझौता दोनों ही देशों के मध्य भूविज्ञान प्रशिक्षण, भूकंपीय सर्वेक्षण, खनिज पूर्वानुमान आदि वैज्ञानिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया। तो हाल ही में भारत सरकार ने भूविज्ञान एवं खनिज संसाधन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो फिनलैंड के साथ। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नवंबर 2020 को एससीओ शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एससीओ शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी वर्ष 2020 में किस देश के द्वारा की जाएगी, तो वह हमारा देश भारत है। तो भारत के द्वारा वर्ष 2020 में
संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी की जाएगी। एससीओ की चर्चा करें तो एससीओ में देशों की संख्या 8 है, जिसमें भारत तथा पाकिस्तान 2017 में शामिल हुआ। एससीओ की स्थापना 2001 में की गई। तो याद रखिए, एससीओ की स्थापना 2001 में की गई। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 8 है। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, रूस, भारत एवं पाकिस्तान, ये है वो 8 देश। अब 8 का नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 सितंबर को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया, जिसमें भारत ने भाग लिया। तो हाल ही में 2 सितंबर को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। जानते होंगे कि कोरोना काल के दौरान जितने भी संगठन और जितने भी आयोजन होते रहे हैं वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखा जा सके। तो इसी दौर में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया, जिसमें भारत ने भी भाग लिया। तो बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई थी, और वह कहाँ की गई थी? तो काठमांडू में, और इसका मुख्यालय ढाका में स्थित है। इसके सदस्य देशों में 7 देश शामिल हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका तथा थाईलैंड है। तो याद रखिए, बिम्स्टेक में 7 देश हैं। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। इसका मुख्यालय ढाका में है, और ये 7 देश बांग्लादेश, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका तथा थाईलैंड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ज़रूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 5G तकनीक को बढ़ावा देने हेतु भारत, अमेरिका तथा इजराइल ने एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। पूछा जाएगा कि 5G तकनीक को बढ़ावा देने हेतु भारत ने किन 2 देशों के साथ एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो वो देश हैं अमेरिका एवं थाईलैंड। तो हाल ही में भारत ने अमेरिका तथा इजराइल, भारत ने अमेरिका तथा इजराइल के साथ 5G तकनीक को बढ़ावा देने हेतु एक आयोजन किया है। आगे बढ़ते हैं। असोल चीनी अभियान। हाल ही में बांग्लादेश सरकार के द्वारा सोशल मीडिया, याद रखिए यहाँ पे होना चाहिए, सोशल मीडिया पे जो गलत खबरें छपती है या गलत अफवाहें होती है, उनकी जानकारी रखने हेतु एक अभियान शुरू किया है। तो असोल चीनी अभियान बांग्लादेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ताकि सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज़ है, अफवाहें हैं, उन पर निगरानी रखी जा सके। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, बच्चों के खिलाफ हो रहे हिंसा को समाप्त करने हेतु यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा कोष ने आयुष्मान खुराना को अपना सेलिब्रिटी अधिवक्ता चुना है। तो हाल ही में यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को अपना सेलिब्रिटी अधिवक्ता चुना है? तो वह है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को उन्होंने अपना सेलिब्रिटी अधिवक्ता चुना है। यूनिसेफ के मुख्यालय की बात करें तो वह न्यूयॉर्क में है, और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति पर राष्ट्र आयोग के सदस्य के रूप में भारत को प्रवेश मिल गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति पर राष्ट्र आयोग के सदस्य के रूप में किस देश को प्रवेश मिला है? तो हमारा देश भारत है। भारत 2021 से 2025 तक इस आयोग का सदस्य होगा। ये याद रखिएगा, कब तक भारत इसका सदस्य रहेगा? तो 2021 से लेकर के 2025 तक भारत इस राष्ट्र आयोग का सदस्य होगा। यूएन आर्थिक और रासायनिक परिषद इकोसोक का एक निकाय है, जो महिला सशक्तिकरण तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु कार्य करता है। तो यूएन आर्थिक और रासायनिक परिषद इकोसोक का एक निकाय है, जो महिला सशक्तिकरण तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। एससीओ, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 सितंबर को रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे। तो एससीओ संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें भाग लेने के लिए हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 सितंबर को रूस के 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे। तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि भारत के जो रक्षा मंत्री हैं वो गए थे, वहीं विदेश मंत्री की जो बैठक थी उसमें हमारे विदेश मंत्री ने भी भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। द्वारा बाल मृत्यु दर पर एक रिपोर्ट जारी की गई। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा बाल मृत्यु दर पर एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें 1990 से 2019 तक
बाल मृत्यु दर में आई कमी को दर्शाया गया। तो अब याद रखिएगा कि हाल ही में बाल मृत्यु दर पर किस संस्था के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो उसमें जो रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि वर्ष 1990 में जहां 1.25 करोड़ बच्चों की मृत्यु हुई, वहीं 2019 में सिर्फ 52 लाख बाल मृत्यु हुई। पूरी दुनिया में बाल मृत्यु में 1/3 केवल भारत और नाइजीरिया में होते हैं। तो बाल मृत्यु में 1/3 जो केवल 2 देशों का उसमें हाथ है, वो है भारत तथा नाइजीरिया, एक एशिया का देश और एक अफ्रीका का देश। तो भारत में बाल मृत्यु दर की बात करें तो प्रति 1000 बच्चों पर 1990 में 126 थी और 2019 में यह 34 रह गई है। यह मृत्यु दर 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए है। आगे बढ़ते हैं। चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव को ध्यान में रखते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने हेतु भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के मध्य त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया। तो हाल ही में चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव को देखते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु किन 3 देशों के मध्य त्रिपक्षीय वार्ता हुआ, तो वो देश हैं भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। ये याद रखिएगा, भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने त्रिपक्षीय वार्ता किया है ताकि चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव को हिंद प्रशांत क्षेत्र में कम किया जा सके और वहाँ पर शांति बहाल की जा सके। आगे बढ़ते हैं। 17 सितंबर 2020 को G20 देशों की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। तो G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता किस देश के सुल्तान ने की, तो सऊदी अरब के सुल्तान ने की, जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। तो याद रखिएगा, सऊदी अरब के सुल्तान के द्वारा हाल ही में G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान ने की थी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। 8 सितंबर को पहला वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। तो विश्व के पहले वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम आता है, क्योंकि यह देश के करंट अफेयर से जुड़ जाता है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बेहतर बनाता है। तो भारत विश्व में पहले सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया, जिसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में कुल 149 देशों ने हिस्सा लिया। इसका आयोजन ISA के द्वारा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा सौर ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। अगला पॉइंट है, 5वें ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता रूस द्वारा की गई। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक का अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया, तो वह रूस के द्वारा किया गया। ब्रिक्स में शामिल देशों की बात करें तो इसके जो देश है उसके लेटर्स से इसका निर्माण हुआ है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना 2010 में हुई। ब्रिक की स्थापना 2006 में हुई थी। तो BRIC जिसकी स्थापना 2006 में की गई और यह 2010 में ब्रिक्स बना। आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील में निवास करने वाली यानोमामी जनजाति ने भारत सरकार तथा सोना आयात करने वाली कंपनियों से अमेजन क्षेत्र में पाए जाने वाले सोने की खरीद को रोकने की अपील की है। तो किस जनजाति ने, तो यानोमामी जनजाति जो ब्राज़ील में निवास करती है ने भारत सरकार तथा सोना आयात करने वाली कंपनियों से अमेजन क्षेत्र में पाए जाने वाले सोने की खरीदने को रोकने हेतु अपील की है। तो यानोमामी जनजाति किस देश में निवास करती है, तो वह ब्राज़ील में निवास करती है। आगे बढ़ते हैं। तो यानोमामी जनजाति के विषय में लिखा गया है कि यानोमामी जनजाति ने खनन के दौरान उनके साथ होने वाले हमले के डर से ऐसा करने की अपील की है। तो उन पर जो हमले किए जा रहे थे खनन के दौरान, उससे बचने के लिए यानोमामी जनजाति जो ब्राज़ील में निवास करती है, उन्होंने भारत सरकार से यह अपील की है कि सोना आयात करने वाली कंपनी जो अमेजन क्षेत्र में खनन खरीदती है उसे रोका जाए। आगे बढ़ते हैं। 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट फेमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो रूस में स्थित है। यहाँ देखिए ध्यान से दोस्तों,
रूम नहीं बल्कि रूस होना चाहिए। वह बनकर तैयार हो गया। तो 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट जिसका नाम है फेमिसिनो एयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह किस देश में स्थित है? तो यह रूस में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 के युवा वर्ग की सूची जारी की गई, जिसमें एक भारतीय उदित सिंघल को भी शामिल किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 के युवा वर्गों की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो उनका नाम है उदित सिंघल। उनकी उम्र 18 वर्ष है। उन्होंने कांच की समस्या को कम करने हेतु कांच को रेत में बदलने के लिए ग्लास टू सैंड प्रणाली विकसित की। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में ग्लास टू सैंड प्रणाली विकसित करने के लिए कांच समस्या को दूर कर सकता है, उसके लिए किस युवा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के 2020 के युवा वर्ग में शामिल किया गया? तो एकमात्र भारतीय थे, वो थे उदित सिंघल। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रिक बॉन्ड जारी करने वाला मैक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है। तो राष्ट्रिक बॉन्ड जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है और ये नॉर्थ अमेरिका का देश है। दुनिया का पहला देश बन गया है मैक्सिको। इस बॉन्ड के जरिए मैक्सिको ने $890 मिलियन जुटाए हैं, जो देश के विकास में योगदान देंगे। तो हाल ही में राष्ट्रिक बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश मैक्सिको है, जिसने कुल $890 मिलियन जुटाए। आगे बढ़ते हैं। मालदीव में कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने के लिए भारत ने 25 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की। तो हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव को कम करने के लिए किस देश को 25 करोड़ डॉलर की मदद की है? तो वह देश है मालदीव। भारत का एक छोटा सा पड़ोसी देश और एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव, जिसकी राजधानी माले है और वर्तमान में उसके राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका से मिलकर एक संस्था बनी है जिसका नाम है इब्सा। इब्सा के विदेश मंत्रियों की बैठक 18 सितंबर को आयोजित की गई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई, जैसे सुरक्षा, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन एवं कोविड-19 इसमें सबसे हाईलाइटेड मुद्दा था। और इब्सा के विषय में बात करें तो इसकी स्थापना 2003 में ब्राज़ीलिया घोषणा के बाद की गई। ब्राज़ीलिया ब्राज़ील की राजधानी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत तथा मालदीव के बीच पहली कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई। तो हाल ही में किन दो देशों के बीच में पहली कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है? तो वो देश है भारत तथा मालदीव। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि हाल ही में किन दो देशों के बीच में पहली कार्गो फेरी सेवा शुरू की गई है? तो वह देश है भारत और मालदीव। इसके बारे में देखते हैं कि यह मालदीव के माले तथा कुलदुहु फुसी बंदरगाह भारत के कोचीन नहीं दोस्तों, यहाँ पे कोचीन होना चाहिए, कोचीन तथा तुतीकोरिन बंदरगाह को इस मालवाहक नौका से जोड़ा जाएगा। तो किन दो बंदरगाहों को? तो मालदीव के माले तथा कुलदुहु फुसी को भारत के कोचीन तथा तुतीकोरिन से जोड़ा जाएगा। यह नौका सेवा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI द्वारा संचालित की जाएगी। तो उसे उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में किन दो देशों के बीच पहली कार्गो फेरी सेवा शुरू की गई? तो वह देश है भारत और मालदीव। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम टुंजो इको जनरेशन द्वारा 17 वर्षीय भारतीय खुशी चंदालिया को भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो हाल ही में UNEP ने किस भारतीय महिला को भारतीय जो क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो नाम है उनका खुशी चंदालिया। खुशी चंदालिया फरवरी 2021 तक पर्यावरण जागरूकता अभियान टुंजो इको जनरेशन के साथ काम करेगी। तो खुशी चंदालिया टुंजो इको जनरेशन के साथ काम करेगी और इसे भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में UNEP के द्वारा नियुक्त किया गया है। तो नाम याद रखिएगा, खुशी चंदालिया। अगला पॉइंट है, 12 दिसंबर 2020 को वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन का सह आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस तथा यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन करेंगे। तो आप याद रखिएगा
कि दिसंबर 2020 में वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किन दो व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, तो वो व्यक्ति है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है, और दूसरे व्यक्ति हैं बोरिस जॉनसन, जो कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री। इस सम्मेलन का आयोजन 2015 में हुए पेरिस जलवायु समझौते के 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया जाएगा। तो अब याद रखिएगा, पेरिस जलवायु समझौता कब हुआ था, तो वह 2015 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के साथ बौद्ध संबंध को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन की सहायता की घोषणा की है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो बौद्ध संबंध है उनको बढ़ावा देने के लिए भारत ने श्रीलंका को $15 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की है। 28 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए था। कोविड-19 महामारी के दौरान पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। तो भारत ने पहली बार जो है कोविड-19 महामारी के दौरान किसी देश के साथ बैठक की है, तो वो है श्रीलंका। और श्रीलंका के साथ बौद्ध संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भारत ने $15 मिलियन का सहायता राशि दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण काकेकस पर्वत के दक्षिण में एक क्षेत्र है जिसका नाम है नागोर्नो काराबाख। नागोर्नो काराबाख को क्षेत्र को लेकर के दो देशों के बीच में हिंसक झड़प हुई। वो देश कौन कौन है, तो एक देश का नाम है अजरबैजान और दूसरे देश का नाम है आर्मेनिया। ये दोनों ही एशिया के देश हैं जो कि अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं। किसके लिए, तो काकेकस क्षेत्र में जो काकेकस पहाड़ है उसको लेकर उसके क्षेत्र में एक नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर के यह चर्चा में रहे हैं। तो इस क्षेत्र पर अजरबैजान का अधिकार है, लेकिन यहाँ आर्मेनियाई आबादी के निवास के कारण यहाँ पे अजरबैजान के शासन का विरोध किया जा रहा है। तो इसके कारण दोनों ही देशों के बीच में हिंसक झड़प को देखा गया। तो अजरबैजान की राजधानी बाकू है और आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है। आगे बढ़ते हैं, नियुक्ति योशिहिदे सुगा। तो योशिहिदे सुगा हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने स्वयं जापान के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद योशिहिदे सुगा को जापान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस सभी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही पॉइंट है। तो इसको याद रखिएगा, योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। आगे बढ़ते हैं, हुसैन राबेल को सोमालिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हुसैन राबेल कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो सोमालिया के प्रधानमंत्री बने। अगला है इस्माइल तरोमा। इस्माइल जो तरोमा है वो बोगनविल के राष्ट्रपति बने हैं। मोख्तर ओयने माली के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इन चारों बिंदुओं को याद रखिएगा। योशिहिदे सुगा जो है जापान के प्रधानमंत्री बने हैं, हुसैन राबेल सोमालिया के प्रधानमंत्री बने हैं, इस्माइल तरोमा बोगनविल के राष्ट्रपति बने हैं और मोख्तर ओयने माली के प्रधानमंत्री बने। तो इसी के साथ हमारा अंतर्राष्ट्रीय खत्म होता है। अब आगे हम अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं। 23 सितंबर को जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था -5.9 की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। तो यूएन की रिपोर्ट में 2020 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का अनुमान लगाया गया, वह गिरावट -5.9 का होगा। हाल ही में एडीबी ने, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय जीडीपी -9% रहने का अनुमान लगाया है। तो एडीबी ने अनुमान लगाया है कि -9% रहेगा। वहीं जो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में 2020 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का अनुमान -5.9 लगाया गया है, जबकि एडीबी द्वारा एशिया के जीडीपी की वृद्धि दर 0.7% रहने का अनुमान लगाया है। तो एडीबी ने जहां एशिया की जीडीपी को +0.7% रहने का अनुमान लगाया है, वहीं भारत की जीडीपी में -9% रहने का अनुमान लगाया है। आगे बढ़ते हैं, मूडीज़ जो रेटिंग एजेंसी है उसने भारत की जीडीपी -11.5% रहने का अनुमान लगाया है 2020-21 के दौरान। तो 2020-21 के दौरान मूडीज़ ने -11.5 रहने का अनुमान लगाया, एडीबी ने -9% रहने का अनुमान लगाया, वहीं यूएन ने -5.9% की गिरावट का अनुमान लगाया। मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 में पहली तिमाही में एनएसओ द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर
-23.9 दर्ज की गई। दोस्तों यहाँ पे माइनस मिसिंग है। तो हाल ही में NSO के द्वारा भारत की GDP की दर ज्ञात की गई, जो पहली तिमाही थी, और इसमें सबसे जो गिरावट दर्ज की सबसे ज़्यादा अभी तक की है वह -23.9% है। 40 साल में यह अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी गिरावट है। जैसा कि मैंने अभी बताया दोस्तों कि अभी तक में ये सबसे ज़्यादा गिरावट वाली है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा क्षेत्र में विदेश निवेशकों को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के स्वचालित मार्ग के तहत 74% तक की FDI को मंजूरी दी है। पहले यह प्रतिशत 49% था और इसे बढ़ा करके अब 74% कर दिया गया है, ताकि रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित किया जाए और तथा भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2025 तक देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च को GDP के 2.5% तक बढ़ाने की घोषणा की है। तो 2025 तक स्वास्थ्य में जो खर्च है वह GDP के कितने प्रतिशत करने की घोषणा हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री जी ने की है? तो वह की है 2.5% की करने की घोषणा। तो वर्तमान में देखा जाए तो यह 1.15 है। तो लगभग में दोगुना करने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। आगे बढ़ते हैं। US ओपन 2020 जो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो 2020 के दौरान ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन को अंतराल कोरोना काल में बीच में स्थगित कर दिया गया और सीधा US ओपन खेला गया। अभी हाल ही में US ओपन के बाद फ्रेंच ओपन को खेला गया है। तो US ओपन की बात करें तो US ओपन 2020 हार्ड कोर्ट पर जो खेला जाता है उसमें जो पुरुष विजेता रहे वो डोमिनिक थिएम रहे, जो कि ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। तो डोमिनिक थिएम एक ऑस्ट्रेलिया के लॉन टेनिस खिलाड़ी है जो कि पुरुष एकल वर्ग में विजेता रहे। वहीं उपविजेता एलेक्जेंडर जेवरेव थे। तो एलेक्जेंडर जेवरेव वो जर्मनी के खिलाड़ी है, वो फाइनल में हार गए थे। महिला विजेता की बात करें तो महिला विजेता नाओमी ओसाका है, जो कि जापान की एक महिला खिलाड़ी है, और उपविजेता विक्टोरिया अजारेंका बेलारूस की खिलाड़ी है। तो पुरुष एकल विजेता डोमिनिक थिएम ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं और महिला एकल विजेता नाओमी ओसाका जापान के खिलाड़ी हैं। तो आप ये दो बिंदुओं को याद रखिएगा कि US ओपन में पुरुष विजेता कौन बने? तो डोमिनिक थिएम जो कि ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी है, और महिला एकल विजेता कौन बनी? तो वो थी नाओमी ओसाका। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है ICC द्वारा T20 की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को प्राप्त हुआ, दूसरा स्थान इंग्लैंड को तथा तीसरा स्थान भारत को प्राप्त हुआ। तो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा T20 टीमों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें फर्स्ट रैंक ऑस्ट्रेलिया को मिला, सेकेंड इंग्लैंड को मिला और तीसरा भारत को प्राप्त हुआ। T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग की बात करें तो डेविड मलान जो इंग्लैंड के खिलाड़ी है उनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वहीं विराट कोहली 9वें स्थान पर थे। तो टेस्ट T20 की बात करें तो T20 में भारत का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं रहा, तो जिस कारण जो रैंकिंग में भारत के विराट कोहली वो 9वें स्थान पर बने और डेविड मलान जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं उनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। फीफा के बेस्ट फुटबॉल टीम की रैंकिंग की बात करें तो फीफा के बेस्ट फुटबॉल टीम की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें बेल्जियम को प्रथम स्थान और भारत को 109वां स्थान प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। UAE की राजधानी आबू धाबी में। तो UAE की राजधानी कहाँ है दोस्तों? आबू धाबी। 19 सितंबर को IPL का 13वां संस्करण शुरू हो गया। तो 19 सितंबर को पहला IPL का 13वां संस्करण का मैच खेला गया। यह मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेल गया, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स विजेता रहा। तो सिंपल सा यह याद रखना है आपको इसमें दोस्तों कि UAE में हो रहा है इस बार IPL 13वां का आयोजन। दूसरा यह याद रखना है कि इसका पहला मैच किन दो टीमों के बीच में खेला गया? तो यह मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला गया, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स विजयी रहा। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन हाल ही में किया गया सितंबर माह में, और इसमें पुरुष विजेता रहे वो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है, जो वर्तमान में नंबर 1 पे चल रहे थे। तो और महिला विजेता जो है वो सिमोना हालेप है, जो कि पहली बार जो जीती है। सिमोना हालेप किस देश की है? तो यह रोमानिया की खिलाड़ी है। तो इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष विजेता नोवाक जोकोविच बने, महिला एकल विजेता जो बनी वो सिमोना हालेप है। सितंबर माह में दिए गए पुरस्कारों की चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख पुरस्कार है
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019। 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। यह डेविड एटनबरो को दिया गया, अंग्रेजी इतिहासकार है। डेविड एटनबरो अंग्रेजी इतिहासकार को अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। तो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए चुन लिया गया है। और आपको याद होगा कि 2020 का नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है। तो 2020 में नोबेल पुरस्कार का जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह दिया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को यह शांति का पुरस्कार दिया गया है। तो इजराइल तथा UAE के मध्य शांति के दौरान मध्यस्थता करने की भूमिका निभाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को 2021 में शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और UAE के बीच में शांति समझौता करवाया है, जिसे अब्राहम समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप को 2021 के शांति पुरस्कार के लिए, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए घोषित किया गया है। उनका नाम एशिया गेम चेंजर अवार्ड, एशिया गेम चेंजर अवार्ड शेफ विकास खन्ना को दिया गया है। तो शेफ जो विकास खन्ना है उनको एशिया गेम चेंजर अवार्ड दिया गया है। उन्होंने फील इंडिया अभियान के जरिए कोविड-19 के दौरान लाखों लोगों को भोजन वितरण किए थे। तो फील इंडिया अभियान जो चला था उस दौरान उन्होंने कोविड-19 के दौरान लाखों लोगों को भोजन वितरण किया। इसलिए जो शेफ विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। अगला है डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार। तो डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 मार्गरेट एटवुड को दिया गया है, जो कनाडा की लेखिका है। मार्गरेट एटवुड को डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 दिया गया है। 2019 में उन्हें उनके उपन्यास द हैंडमेड्स टेल के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था। तो 2019 में उन्हें बुकर पुरस्कार मिला था द हैंडमेड्स टेल के लिए, और हाल ही में उन्हें डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। अगला है IG नोबेल शांति पुरस्कार 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के IG नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो IG नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किस व्यक्ति को चुना गया? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया, क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान चिकित्सा शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया था। आगे बढ़ते हैं। एमी पुरस्कार। एमी पुरस्कार हाल ही में दिया गया। यह टेलीविज़न मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसमें सर्वश्रेष्ठ जो ड्रामा सीरीज का जो पुरस्कार दिया गया वह सक्सेशन को प्राप्त हुआ। तो 3 बिंदुओं को याद रखिएगा। एमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ जो ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जो मिला उससे सक्सेशन को प्राप्त हुआ, और यह टेलीविज़न मनोरंजन के क्षेत्र में दिया गया है। और 2020 में 72वां एमी पुरस्कार दिया गया है। तो 28 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को प्रतिष्ठित SDG ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया। तो आप जानते होंगे कि जो कोरोना काल के दौरान जो प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने में सोनू सूद जी ने अहम भूमिका निभाई थी, तो इस कारण UNDP ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को प्रतिष्ठित SDG ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो आप जानते होंगे प्रवासियों को घर वापस भेजने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरस्कार 2019-20। तो महिला के क्षेत्र में जो ये दिया गया है तो यह मिला है संजू यादव को। AIFF वुमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर संजू यादव। वहीं पुरुषों की बात करें तो AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर गुरप्रीत सिंह सिद्धू को दिया गया है। तो आप याद रखिएगा गुरप्रीत सिंह सिद्धू किस खेल से के खिलाड़ी हैं? तो वो फुटबॉल खिलाड़ी है। संजू यादव जो हैं वो फुटबॉल महिला खिलाड़ी है। AIF के अगर अध्यक्ष की बात करें तो AIFF के अध्यक्ष जो हैं वो प्रफुल्ल पटेल है। लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21। लता मंगेशकर जी के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। तो उषा मंगेशकर को महाराष्ट्र के सांस्कृतिक विभाग द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। तो उषा मंगेशकर जी को यह पुरस्कार दिया गया है,
और ये किसके द्वारा दिया गया? तो महाराष्ट्र के सांस्कृतिक विभाग के द्वारा दिया गया। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने गैर संचारी रोग की रोकथाम हेतु सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए केरल को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2020 प्रदान किया है। तो हाल ही में किस राज्य को WHO ने गैर सरकारी संचारी रोगों की रोकथाम के लिए सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? तो वह राज्य है केरल। आप इस केरल राज्य के नाम को याद रखिएगा। WHO के यदि महानिदेशक की बात करें तो टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सबसे पहले युद्धाभ्यास की बात करें तो युद्धाभ्यास में नाम है इंद्र 2020, जो एक नौसैनिक अभ्यास है। वो भारत और रूस के मध्य 4 से 5 सितंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। तो इंद्र नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? तो वह है भारत और रूस। 2020 में कहाँ आयोजित किया गया? तो यह बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है, जिसकी हरित ऊर्जा उत्पादन क्षमता 12,000 से 14,000 इकाई है। इसे CSIR, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ विकसित किया है? तो भारत ने कोलकाता में इसे विकसित किया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा की खोज की है। तो ब्रह्मांड के क्षेत्र में एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि भारतीय वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा की खोज की है। यह खोज अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को विशिष्ट पहचान प्रदान करेगा। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने एक नई उपलब्धि हासिल की है और उसने एक नए आकाशगंगा की खोज की है, जो लगभग 9.3 प्रकाश वर्ष दूर है। अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। अगला बिंदु है अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी, जिसका नाम है नॉर्थरोप ग्रूमैन। नॉर्थरोप ग्रूमैन जी ने भारतीय अंतरिक्ष जो यात्री थी कल्पना चावला, उनके नाम पर अगले स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है। तो किस भारतीय के नाम पर अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन ने अपने अगले स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है? तो वो लड़की है कल्पना चावला, भारतीय महिला कल्पना चावला। कल्पना चावला के बारे में बता दें कि 2003 में अंतरिक्ष में जाने वाली वो भारत की पहली महिला बनी थी। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने पहली बार शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन नामक गैस की खोज की है। इस खोज से शुक्र पर जीवन की संभावनाएं जताई जा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने पहली बार किस ग्रह पर फॉस्फीन नामक गैस की खोज की है? तो वह ग्रह है शुक्र। और शुक्र ग्रह पर किस गैस की खोज की है? तो वह गैस है फॉस्फीन। अगला पॉइंट है अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा जारी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार चीन की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। अमेरिका की रक्षा विभाग के द्वारा जो जारी रिपोर्ट है उसमें किस देश की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है? तो वह है चीन की नौसेना। भारतीय नौसेना में पहली बार 2 महिला अधिकारियों, सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी, सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को युद्धपोत पर तैनात किया गया। तो भारत के नौसेना में पहली बार हुआ है कि 2 महिला अधिकारियों को चुना गया है। एक का नाम है सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और उनके दूसरे का नाम है सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को युद्धपोत पर तैनात किया गया है। इन्हें हेलीकॉप्टर स्ट्रीम ऑब्जर्वर के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है पैसेज एक्सरसाइज। भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच में हिंद महासागर में किया गया यह एक युद्धाभ्यास है। तो पैसेज एक्सरसाइज जो है वह भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच में एक किया गया एक्सरसाइज है। अगला पॉइंट है DRDO ने 22 सितंबर 2020 को उड़ीसा के बालासोर से अभ्यास हीट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट वाहन का सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो हाल ही में DRDO ने बालासोर में अभ्यास नामक एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट वाहन का सफल परीक्षण किया है। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली शिवांगी सिंह, जो वाराणसी की निवासी हैं, भारत की पहली महिला पायलट बन गई है। तो राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली जो महिला पायलट बनी है, फाइटर पायलट, वह बनी है शिवांगी सिंह।
तो आप इन दोनों बिंदुओं को काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कवनीत त्यागी और लेफ्टिनेंट जो है रीति सिंह को युद्ध पोत पर तैनात किया गया है। वहीं राफेल उड़ाने वाली पहली जो महिला बनी है वह शिवांगी सिंह बनी है। अगला पॉइंट है जिमेक्स 2020। तो जिमेक्स 20 का आयोजन भारत और जापान की नौसेना के बीच में किया गया। तो जिमेक्स जो है भारत और जापान के बीच में होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। आगे बढ़ते हैं। इसरो ने वर्ष 2025 में शुक्रयान वीनस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो वर्ष 2025 में भारत शुक्र पर अपना मिशन लॉन्च करेगा, जिसका नाम उसने रखा है शुक्रयान, जो 30 सितंबर को फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने भी इसरो के वीनस में भाग लेने की घोषणा की है। तो 30 सितंबर को किस देश ने भारत के शुक्रयान मिशन में साथ देने की बात की है, तो वह फ्रांस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम CNES है। तो पिछली बार याद रखिए दोस्तों, पूछा गया था BPSC में कि CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो वह है फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी। इसरो के वीनस मिशन में भाग लेने की इन्होंने घोषणा की है। तो यह कब लॉन्च किया जाएगा, तो वर्ष 2025 में। आगे बढ़ते हैं अन्य बिंदु की तरफ। 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो एक शिक्षक थे, एक उपराष्ट्रपति बने और भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, जिसका थीम था लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। तो लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड शीर्षक के साथ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 मनाया गया। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। 16 सितंबर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपने सुना होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 1987 में कनाडा में आयोजित किया गया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो आयोजन किया गया था वह 16 सितंबर 1987 को किया गया था, जिसका उद्देश्य था ओजोन परत का संरक्षण करना। तो इसी के कारण 16 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष इसका जो थीम था वो था ओजोन फॉर लाइफ। ओजोन फॉर लाइफ के साथ 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। तो UN द्वारा प्रतिवर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इसका जो थीम था वह था शेपिंग पीस टुगेदर। तो शेपिंग पीस टुगेदर के साथ 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। अगला पॉइंट है 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है, तो यह 27 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इस वर्ष इसका थीम था पर्यटन और ग्रामीण विकास, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं। कई पुस्तकें हैं जो सितंबर माह में रिलीज हुई, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। पहला है लेटेस्ट ड्रीम। लेटेस्ट ड्रीम जो है पोप फ्रांसिस के द्वारा जारी किया गया, पोप फ्रांसिस के लेखक है। अगला है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा है। इनकी कई पुस्तकें हैं जो काफ़ी फेमस रही हैं, जैसे इंडिया आफ्टर गांधी, ये काफ़ी फेमस पुस्तकें रही हैं। अगला पॉइंट है माई लाइफ इन डिज़ाइन। तो माई लाइफ इन डिज़ाइन के लेखक गौरी खान है, जो शाहरुख खान की पत्नी है। गौरी खान ने लिखा है माई लाइफ इन डिज़ाइन। करण जौहर जो एक फिल्म अभिनेता है और यह एक फेमस डायरेक्टर भी हैं, तो उनके द्वारा जो लिखी गई किताब है उनका नाम है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। तो द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव पुस्तक के लेखक करण जौहर है। अगला है आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन। तो फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन अरुंधति राय जी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, जो इस सभी पुस्तकों में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अरुंधति राय जी को मान बुकर पुरस्कार भी दिया गया है। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें मान बुकर पुरस्कार दिया गया था, तो इसलिए ये काफ़ी प्रसिद्ध लेखिका है और इनके द्वारा जो लिखी गई किताब है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध हो जाती है। तो ऐसे में इस पुस्तक को याद रखिएगा। आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन के लेखक अरुंधति रॉय है। अगला पॉइंट
आगे बढ़ते हैं। जिन्ना ही सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री की पुस्तक के लेखक है इश्तियाक अहमद। इश्तियाक अहमद द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम जिन्ना ही सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री के लेखक हैं। अगला जो पुस्तक है वह है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के जो लेखक हैं वो विकास खन्ना है, जो एक काफ़ी अच्छे शेफ़ हैं। तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। अगला जो बुक है वॉइस ऑफ डिसेंट। वॉइस ऑफ डिसेंट जो के लेखक है रोमिल थापड़। रोमिल थापड़ ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है वॉइस ऑफ डिसेंट। अगला पुस्तक है ए प्रोमिस्ड लैंड, जो बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। तो ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। लास्ट बिंदु की तरफ चलते हैं। लास्ट बिंदु है अ बकेट ऑफ फ्लावर्स। अ बकेट ऑफ फ्लावर्स के लेखक डॉक्टर कृष्णा सक्सेना है। तो और इसका विमोचन राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। तो पुस्तक के लेखक का नाम दोस्तों याद रखिएगा, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना के द्वारा लिखी गई किताब है ए बकेट ऑफ फ्लावर। इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स का सितंबर माह का पार्ट 2 समाप्त होता है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इसे डाउनलोड करके घर पे पढ़ाई करिए। इरोटेरिया के साथ जुड़े रहने के लिए और हमारा साथ देने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।